गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग यार। देखो यार, अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो देवांश, मेघना, तुम लोग जो पहले 6 बजे वाले बैच में आते थे, तुम लोग थोड़ा सा है ना इसको आगे पढ़ चुके हो, है ना। तुम लोग एलसीआर पूरा कर चुके हो, राइट। तुम्हारा शायद रेजोनेंस हो गया होगा। तो यस आ, सर। 1-2 दिन तुम्हारा रिवीजन होगा, ठीक है इसका। और एक, हाँ, एक अब हम पुराना एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और एक आगे का टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक पुराना टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, कुलम्स लॉ। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, आप पर रिवाइज कर लेना मेरे साथ। जिसको नहीं आता है वो सीखना, और फिर अपन नीचे वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गगन वगैरह, तुम लोग जो 6 बजे आते थे, कुछ दिन तुम लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। कुछ दिन मतलब 2-3 दिन, 2 दिन, फिर वापस तुम भी सेम उस पर आ जाओगे और एक पुराना टॉपिक का रिवीजन अपन करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कुलम्स लॉ की। देखो, मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन मतलब पूरा बेसिक बता दूंगा मैं तुम्हें। फिर अपन इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्योंकि अपने को एमसीक्यू एग्जाम देना है, तो इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अपन ट्राई करेंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कुलम्स लॉ। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़ के हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें भी पता है। तो तुम एक चीज याद रखना कि दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है, Q1 और Q2, मान लो उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब ये दोनों चार्ज किस में पड़े हो? वैक्यूम में पड़े हो। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में और कुछ नहीं है, खाली क्या है? वैक्यूम है, मतलब जगह खाली है। तो दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, मान लो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है R, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। मान लो कि वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम, तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है वो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। लेकिन एक और टर्म आ जाती है के। उस के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखना, अगर दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है तो आपका फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। ये तुम्हें याद रखना है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू बन हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहो तो खाली नीचे वाला फॉर्मूला याद रख दो, और के मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू बंद हो जाती है, और कोई मीडियम है तो आपको के की वैल्यू दे रखी होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², और आप के से डिवाइड कर देना। तो ये किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला है, ऊपर वाला वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर। हाँ देवांश। सर एप्सिलॉन नॉट की जगह डायरेक्ट ईएम आ जाता है ना। हाँ, वो ऐसे भी लिखते हैं, पर ये है क्या कि अपनी बुक में जनरली एप्सिलॉन नॉट और के को अलग अलग लिखा हुआ है, इसलिए अपन अलग अलग ही याद रखेंगे इसको। तो सर के की वैल्यू मेंशन होगी अगर डायरेक्ट, मतलब पता कैसे जैसे मेंशन है खाली परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो उसका मतलब क्या हुआ? अपने को के दे रखा है। ओके सर। मैं परमिटिविटी के टर्म्स में भी तेरे को इसका क्वेश्चन करा दूंगा, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में भी, क्योंकि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम और वैक्यूम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मेरे को क्वेश्चन कराने देना, मैं यस करा सर। दूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके देखो, सर। अब एक चीज याद रखना, तुम सबको वैसे पता होगा ये, कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ये तुम सबको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये तो तुम सबको पता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed in vacuum, and force between them is force between them is 100 Newton, ठीक है। मतलब दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों वैक्यूम में पड़े, उनके बीच में कितना फोर्स है? 100 Newton। अब क्वेश्चन क्या है? इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2
is inserted between them. मान लो उन दोनों के बीच में एक मीडियम आता है जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, और उनके बीच में जो दूरी है वो भी मैंने आधी कर दी. फाइंड न्यू फोर्स. तो आपको बताना है कि अब उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा. फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम. तो दो चार्जेस है Q1 और Q2 जिनको आपने वैक्यूम में रखा और उनके बीच में कितना फोर्स है 100 न्यूटन. अगर मान लो उनके बीच में आप एक मीडियम भर दो जिसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और मान लो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको तुम आधी कर दो. मान लो पहले R था, अब R/2 कर दिया. तो आप बताओ कि अब नया फोर्स कितना लगेगा. सोचो क्या होगा इसका आंसर. लगाओ दिमाग. क्या होगा इसका, सोचो. क्या होगा सोचो. 400, 200, नहीं. श्री बेटा कितना होगा. झीनल नहीं. दो चार्जेस है Q1 और Q2, उनके बीच में फोर्स कितना है 100 न्यूटन. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है याद है. K(Q1Q2)/r². तो 9 × 10⁹ इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R². और ये फोर्स आपको कितना दे रखा है 100 न्यूटन दे रखा है. अब क्वेश्चन है, इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड बिटवीन देम, ठीक है, और डिस्टेंस को भी आधा कर दिया, तो नया फोर्स कितना होगा. तो नया फोर्स कितना होगा 9 × 10⁹ पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और डिस्टेंस को आपने आधा कर दिया, तो R को कर दिया R/2 का होल स्क्वायर, और अब आपने डायइलेक्ट्रिक K का डाला तो नीचे 2 आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा देखो चेक करो. तो ये कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2, नीचे आ जाएगा R²/4 × 2, तो 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा. और ये पूरा कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है. करेक्ट, 200 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका. 200 न्यूटन करेक्ट है, करेक्ट है. सॉरी करेक्ट है 200 न्यूटन. कोई डाउट है तो पूछो यार. डाउट है किसी को तो पूछो. डाउट है कि समझ में आ गया. आगे यस सर आ क्लियर हो गया. गया. तो मैंने R की जगह पुट कर दिया R/2, और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज तुम याद रखना कि जो अपना 1/4πε0 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये तुम सबको पता है. अब एक और चीज याद रखना, परमिटिविटी. अगर मान लो तुम्हें दे रखा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो वो कई लोग खाली एप्सिलॉन लिखते हैं, कई लोग एप्सिलॉन m लिखते हैं. तो ये होता है आपका ε0 × K. ठीक है. तो अगर मान लो परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे रखा है मान लो एग्जाम में, तो आप क्या करना उसको लिखना 1/4πε. तो ये हो जाएगा 1/4πε, और एप्सिलॉन क्या हो जाएगा देखो, तो इसको आप लिख सकते हो ε0K. तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4πε0K. इसकी वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी 9 × 10⁹ और ये 1/K हो जाएगा. सर हाँ पूछो एकदम. सर ये एप्सिलन आर और के एक ही चीज है. हाँ एक ही आर चीज उसी है. का मतलब प्रोनाउंसिएशन हाँ है. वो कई जगह वो उन्होंने ठीक ना है. मतलब बस उसको नाम चेंज कर दिया है. सर उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना यार, हाँ ये मतलब इनका मतलब एक ही एक्चुअली. ओके सर. तो आज मैं एक्चुअली ना मैं नेक्स्ट क्लास में काम करूंगा, इसके क्वेश्चन इसमें अटैच कर दूंगा ताकि वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा. वरना है कैसा क्वेश्चन मैं बना नहीं पाऊंगा. मैं इसका क्वेश्चन अटैच कर सर दूंगा कोई पास्ट ईयर, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा. सर ER गिवन है मतलब K गिवन है. हाँ
वो उसमें भी डिफरेंस आता है, इसमें और इसमें भी डिफरेंस है, इसलिए ना मैं एक बार अपनी बुक की टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझा दूंगा, बुक में से कोई क्वेश्चन लेके, तो वो तुम वेट करना एक बार, है ना, उस चीज का। ओके यार, तो एक ये चीज तुम्हें याद आ गई, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई कि भाई फोर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो यार। बस एक ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार। चार्ज ऑफ 2 कूलम is placed between two charges of 3 coulomb and 4 coulomb as shown in figure। तो आपके पास एक 2 कूलम का चार्ज है, इधर एक 3 कूलम का चार्ज है, इधर एक 4 कूलम का चार्ज है। आपको ये डिस्टेंस भी 1 मीटर दे रखी है, आपको ये डिस्टेंस भी 1 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि 2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो। कोई भी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई भी दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो के मैं बोल रहा हूं ना, ये 9 इंटू 10⁻⁹ वाला के। तो आपको बताना है कि इस 2 कूलम पे नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो अब कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन। ये जो 3 कूलम है, ये 2 कूलम को उधर रिपेल करेगा। किस फोर्स से करेगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो 4 कूलम है, ये 2 कूलम को इस तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारता है। ये किस फोर्स से करेगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6 के हो गया, ये कितना हो गया, 8 के हो गया। तो ध्यान से देखो, आपका ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है, तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया, 8 के माइनस 6 के कितना आ गया, 2 के आ गया। तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो आपका आंसर कितना आ गया, 18 इंटू 10⁻⁹। और कहां है, उधर की तरफ, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला कम है। तो ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। देवांश चेक कर ले बेटा, कोई गलती कर दी आपने शायद। सर एक बार फिर से बता दो ना। देख गगन, बीच में 2 कूलम पड़ा हुआ है, इधर 3 कूलम पड़ा हुआ है, इधर 4 कूलम पड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2 कूलम पे नेट फोर्स कितना है। तो तुम लोग एक चीज याद रखना, दुनिया में कोई भी दो चार्जेस होते ना, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। याद रखना ये वाला के कौन सा के, 9 इंटू 10⁻⁹। जो नीचे के होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो देख, अब इस 2 कूलम को 3 कूलम धक्का मारेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कहां धक्का मारेगा, उधर की तरफ। किस फोर्स से मारेगा, के इंटू पहला चार्ज कितना है, देख 3, दूसरा चार्ज कितना है, देख 2, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 के। इस 4 कुलम को, इस 2 कुलम को ये 4 कुलम उधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से मारेगा, के इंटू पहला चार्ज 4 है, दूसरा 2 है, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 8 के। तो इधर की तरफ फोर्स आया 8 के, इधर की तरफ फोर्स आया 6 के। दोनों में से कौन सा ज्यादा, इधर वाला ज्यादा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, चेक कर। तो 8 में से 6 गया, कितना बया, 2 के। तो बस के की वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया आपका आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो देखो, सेम अपन रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारी रिवीजन की कॉपी अलग बना लेना, ये नहीं हो कि एसी के बीच में रिवीजन चलता जा रहा है ना। तो ये जो कुछ भी लिखा है वो अलग पन्ने पे लिख देना। तो अब टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक टॉपिक अपन पीछे वाला करेंगे, एक आगे वाला करेंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एलसीआर सर्किट्स। ठीक है, तो जहां पे मैंने लास्ट छोड़ा था वहां पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब सब ध्यान से सुनो। देखो, जो लोग 6 बजे आते थे, तुम्हारा 1-2 क्लास में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा आगे पढ़ चुके हो। 1-2 क्लास तुम रिवीजन कर लो टॉपिक। ठीक है, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू इंडक्टर। तो तुम में से जिसको इंडक्टर नहीं पता, इंडक्टर का मतलब होता है सोलेनॉइड।
इंडक्टर का मतलब क्या होता है? इंडक्टर का मतलब होता है सोलेनॉइड। तो मान लो कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और मान लो मैं उसको एक सोलेनॉइड से कनेक्ट कर रहा हूं। मान लो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कितना है, एल, और मान लो वोल्टेज कितनी है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो तुम एक चीज ध्यान से सुनो। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है ना, उसमें जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना वोल्टेज घटता है। तो अपने इस सर्किट में दो ही कंपोनेंट है, एक तो अपना बैटरी, एक अपना सोलेनॉइड। तो दोनों में से एक में वोल्टेज बढ़ेगा, एक में घटेगा। तो अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि कोई भी इंडक्टर होता है ना, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। याद है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो, एल आई। और ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। जिसको नहीं पता है देखो तुम रिवाइज कर लो कि कोई भी इंडक्टेंस है, कोई भी सोलेनॉइड है जिसका इंडक्टेंस है एल, अगर उसमें करंट आए तो उसके अंदर कितना फ्लक्स होता है, एल आई। याद है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्रोपोर्शन को रिप्लेस करके हम लिखते हैं एल आई। तो फ्लक्स क्या हो जाता है, एल आई। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि हम किसी एसी वोल्टेज को किसी इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं, मान लो इंडक्टेंस कितनी है, एल। तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना घटता है। तो यहाँ पे दो ही चीजें, एक तो आपकी बैटरी है, एक आपका इंडक्टर है। तो जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। तो मान लो कि इसमें कितना वोल्टेज है, वी, और इंडक्टर में कितना है, एल डी आई बाई डी टी। तो वी की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा आपका एल डी आई बाई डी टी। फिर आप क्या करो, डी टी को उधर लेके जाओ, एल को नीचे लेके आओ। तो डी आई क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और नीचे आ जाएगा एल आ जाएगा। एक बार इतना लिख लो सब अपनी कॉपी में। इतना लिख लो अपनी कॉपी में सब। किसी भी क्लोज सर्किट में तुम इस बात को दिमाग में फिट कर लेना, कोई भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो अपने सर्किट में देखो तुम्हें दो ही चीजें दिख रही है, एक तो अपनी बैटरी दिख रही है जो एसी वोल्टेज सप्लाई कर रही है, एक अपना सोलेनॉइड है। तो देखो एक में पोटेंशियल बढ़ा होगा तो दूसरे में घटा होगा। तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दिया। तो अपने एसी वोल्टेज का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। फिर मैं डी टी को ऊपर लेके गया, एल को नीचे लेके गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब दोनों तरफ क्या करो, आप इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर तुम लोगों को इस इंटीग्रेशन में डाउट है तो देखो, खाली डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, कि खाली डीएक्स का क्या होता है, एक्स। देखो वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी, जिसके पास मैथ्स है उनको ही आता होगा, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो लिख लो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी के साथ होता है वो नीचे आ जाता है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, इतना लिख लो। लिख लो। तो खाली डी आई का इंटीग्रेशन आए, वी नॉट को बाहर निकालो, एल को बाहर निकालो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर तुम लोगों को डाउट हो तो देखो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम लोगों ने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहां पे कॉस ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। सेम अगर तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी पता हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अगर तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता हो तो देख लो,
साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पे ये जो बार माइनस है इसको अंदर भेज दो, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आ गई आपकी करंट की इक्वेशन। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है लिख लो। रिदम तूने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक बार ये लिख ले पूरा, है ना? फिर मैं तुम्हें आज एलसीआर का सिनॉप्सिस देता हूं और फिर अपन एलसीआर के क्वेश्चंस करते हैं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। देखो मैंने कैसे किया, एक बार वापस मैं तुम सबको समझाता हूं। देखो, तो एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू इंडक्टर, अगर आप एक एसी वोल्टेज को किसी इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? देखो, तो एसी वोल्टेज कितनी है? वी नॉट साइन ओमेगा टी है। मान लो आपका जो सोलेनॉइड है उसका इंडक्टेंस कितना है? एल। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, कोई भी इंडक्टर होता है ना, तो उसके अक्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? एल डी आई बाई डी टी। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था किरचॉफ में? किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पे दो ही तो चीजें हैं, एक तो अपना बैटरी, एक अपना इंडक्टर। तो जितना पोटेंशियल ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे घटेगा। तो मैंने V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कर दिया। फिर V को लिखा मैंने वी नॉट साइन ओमेगा टी, एल की जगह एल डी आई बाई डी टी कर दिया। फिर डी टी को मैंने ऊपर भेजा, एल को मैंने नीचे भेजा। देखो डी टी ऊपर आया, एल नीचे आया। फिर दोनों तरफ क्या क्या देखो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो खाली डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और आपका साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, तुम में से जिसको नहीं पता है कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये अपनी आई की इक्वेशन बन गई। फिर देखो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू, ये तो जो लिखा था वही लिख दिया। फिर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैंने कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख दिया। देखो बाहर माइनस है। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मतलब अपन माइनस को अंदर भेज सकते हैं। तो मैंने माइनस को कहां भेजा? अंदर भेज दिया, तो अंदर उल्टा हो गया। तो ये आपकी करंट की इक्वेशन आ गई। लिख लो अपनी कॉपी में। इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ठीक है, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो सब लोग। देखो, अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आई नॉट, तो देखो, एक तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वी नॉट पे जो कांस्टेंट है, ओमेगा पे जो कांस्टेंट है, एल पे L जो कांस्टेंट है। और तुम मुझे बताओ साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये आपके करंट की yes, मैक्सिमम वैल्यू है। और ओमेगा एल को हम लिखते हैं एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। और एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ये आपका एक्सएल का फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। लिख लो अपनी कॉपी में। एक इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो वो कितनी होती है? एक्सएल, जिसका फॉर्मूला क्या आ गया? ओमेगा एल। लिख लो। लिख लो। ठीक है, तो देखो, अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनो। सब लोग एक चीज ध्यान से सुनो। याद है अपन ने वोल्टेज कितना लगाया था? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर ध्यान से देखो करंट कितना है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ध्यान से देखो, आपके करंट में क्या आ रहा है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और वोल्टेज में खाली ओमेगा टी है। मतलब जब आप इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगाते हो ना, तो आपका करंट पीछे रहता है, आपका वोल्टेज आगे रहता है। क्योंकि वोल्टेज के ब्रैकेट में ओमेगा टी है, करंट के ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। लिख लो, ये मैं लिखवा रहा हूं। तो व्हेन AC voltage is
connected across inductor, comma, voltage is ahead of current. Voltage is ahead of current by pi by 2. तो आपका वोल्टेज आगे रहता है, आपका करंट पीछे रहता है. कितना? 90 डिग्री से. तो वोल्टेज ओमेगा टी, करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो आपका वोल्टेज आगे रहता है, आपका करंट पीछे रहता है. कितना पीछे रहता है? पाई बाय 2 पीछे रहता है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन. देखो इसका, तो मान लो आपने वोल्टेज लगाया 20 साइन 2 पाई टी. मान लो इंडक्टेंस दे रखा है आपको 2 हेनरी. क्या दे रखा है? इंडक्टेंस आपको दे रखा है 2 हेनरी एल. अब मैंने क्या क्या पूछना है, देखो तुम्हें मुझे ये सब निकाल के बताना है. फाइंड वी नॉट, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एक्सेल कितना है, आई नॉट कितना है, और करंट की इक्वेशन कितनी है. देखो कैसे करेंगे, अब तुम सब ध्यान से सुनो. ताकि वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? 20 साइन 2 पाई टी है. नीचे आप वोल्टेज का फॉर्मूला लिखो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. अब देखो कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तुम्हें पता पड़ेगा. देखो वी नॉट कितना आया? 20 वोल्ट आया. देखो टी के साथ ओमेगा ऊपर टी के साथ 2 पाई है, तो ओमेगा कितना आ गया? 2 पाई आ गया. देखो वी नॉट कितना आ गया? 20 वोल्ट. ओमेगा कितना आ गया? 2 पाई. अब अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ. अगर तुम्हें नहीं पता है तो याद कर लेना. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ. 2 पाई से 2 पाई गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है. तो टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड कितना आ गया? देखो 1 सेकंड आ गया. आ गया. अब एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल. तो ओमेगा कितना है? 2 पाई है. चेक करो एल कितना है? एल 2 है. तो 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 पाई. तो ये हो जाएगा 4 पाई ओम हो जाएगा. ठीक है. फिर आई नोट क्या सिखाया मैंने? याद है आई नोट क्या था? वी नॉट अपॉन एक्सएल. तो वी नॉट कितना है? 20 है. एक्सएल कितना है? देखो 4 पाई है. तो याद आएगा तुम्हारा 4 5 जा, तो याद आएगा 5 अपॉन पाई एम्पियर. और याद है करंट की इक्वेशन क्या आई थी? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो बस आई नॉट है ही अपने पास 5 अपॉन पाई, साइन ओमेगा है ही अपने पास 2 पाई टी माइनस पाई बाय 2. इस टी को नहीं छेड़ना है, छोटे वाले टी. यह आपके करंट की इक्वेशन है. इस तरीके से लिखी जाती है. कोई भी डाउट है इसमें तब तुम मुझसे पूछ सकते हो. रिपीट करो ना, नेटवर्क हो गया था. वापस करो एक्सप्लेन, कोई इशू नहीं है. एक बार लिख लो इसके ऊपर. देखो वोल्टेज कितनी है? 20 साइन 2 पाई टी. एल कितना है? 2 हेनरी. ठीक है. तो आपको ये सब निकालना है, वी नॉट, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एक्सएल, आई नॉट और आई. देखो वोल्टेज कितनी है? 20 साइन 2 पाई टी. तो नीचे आप क्या करो, पहले वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो वी नॉट कितना आ गया? चेक करो, वी नॉट कितना आ गया? 20 वोल्ट. टी के साथ 2 पाई है, टी के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा कितना आ गया? 2 पाई आ गया. अब अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया. देखो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 1 हर्ट्ज आ गया. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड. जिसको नहीं पता है वही भी लिख लेना. तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम, तो टाइम 1 अपॉन एफ. एफ 1 है. टाइम पीरियड भी कितना आ गया? देखो 1 सेकंड आ गया. तो वी नॉट आ गया, ओमेगा आ गया, एफ आ गया, टी आ गया. अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया? एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है. देखो ओमेगा है, एल है, एल ये रहा. तो ये आ गया 4 पाई ओम. ये देखो एक्सएल आ गया. फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया? आई नोट क्या होता है? वी नॉट अपन एक्सएल होता है. वी नॉट पुट करो, एक्सएल पुट करो, देखो आई नोट आ गया.
फिर आई की इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई नॉट पुट कर दो, ओमेगा पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो पूछो, और डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इंडक्टेंस ऑफ 20 हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस, वोल्टेज दे रखा है आपको 40 साइन पाई टी। ठीक है, आपको बताना है कि आई नोट कितना होगा, ए बी सी और डी। ट्वेंटी अपॉन पाए, 2 अपॉन पाए, 40 अपॉन पाए, 4 अपॉन पाए, या ई है नन। चेक करो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या आएगा सोचो, ये एल दे रखा है, ये वोल्टेज है, क्या दे रखी वोल्टेज 40 साइन पाई टी। नीचे वोल्टेज की इक्वेशन लिखो, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो वी नॉट कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया, देखो ओमेगा कितना आ गया पाई आ गया, तो ये वी नॉट आ गया, ये ओमेगा आ गया। पर आप मुझे बताओ आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपन एक्सएल होता है, तो वी नॉट कितना है 40, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो 40 ओमेगा कितना है पाई, और एल कितना है 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन पाई एम्पियर। ये आ गया। ठीक है, तो देखो अब एक चीज अपन ध्यान से देखते हैं। तो हम लोगों ने एसी वोल्टेज को 3 चीजों से कनेक्ट किया। तो पहले हमने एसी वोल्टेज को रेजिस्टर से कनेक्ट किया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। तो अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे करंट कितना आया था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो, अगर खाली रजिस्टर से कनेक्ट करते ना तो करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है वी नॉट बाय आर। और देखो यहाँ पे तुम नीचे एक फेजर डायग्राम बनाना। फेजर डायग्राम का मतलब है ऐसा डायग्राम जो करंट और वोल्टेज के डायरेक्शंस को बताता है। देखो मान लो कि ये तुम्हारा वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन जब रजिस्टर के अक्रॉस लगाते तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, तो आपका करंट भी कहाँ होगा, आपका करंट भी इधर की तरफ होगा। तो ये आपका वोल्टेज है, तो आपका करंट भी कहाँ होगा, इधर की तरफ, क्योंकि जहां वोल्टेज है वही करंट है। क्योंकि देखो वोल्टेज में भी ओमेगा टी है साइन ओमेगा टी, करंट में भी साइन ओमेगा टी है, तो ये हमने पहले पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कि हम किसी एसी वोल्टेज को कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं, अगर तुम नहीं भूले हो तो सेम वोल्टेज को हम कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं। तो अगर तुम नहीं भूले हो तो यहाँ पे करंट पता है कितना आया था, यहाँ पे करंट आया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं तो करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। तो मान लो कि ये आपका वोल्टेज है, तो आपका करंट आगे रहता है, कितना आगे रहता है पाई बाय 2। आगे कैसे देखते हैं, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। देखो वोल्टेज पहले आया, देखो बाद में करंट आया, और यहाँ पे आई नॉट क्या होता है,
यहाँ पे आई नोट होता है वी नोट अपॉन एक्स सी, ठीक है। और आज अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा आज अपन ने, कि अगर मान लो कि अपन किसी एसी वोल्टेज को किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो अपना करंट कितना फ्लो करता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन एक्सएल। और यहाँ पे आपका फेजर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे फेजर कैसे बनेगा, ये आपका वोल्टेज है, तो इंडक्टर में करंट पीछे रहता है, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, तो यहाँ पे आपका करंट पीछे रहेगा, और कितना पीछे रहेगा, पाई बाय 2। ये तीनों के फेजर डायग्राम है, और ये सिनॉप्सिस है अपन ने जो अब तक पढ़ा उसकी। नहीं देवांश, ये वी ओमेगा टी, ये 45 थोड़ी है, ये तो ओमेगा टी है बेटा। यहाँ पे जो होता है वो आता है, ये 45 नहीं बेटा, ओमेगा टी है ये। तो कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता है, रेजिस्टर में दोनों साथ साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो हम लोग एलसीआर सर्किट कर लेंगे, इंपीडेंस कर लेंगे, आरएमएस कर लेंगे, और उधर कुलम्स लॉ को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन रिवाइज करेंगे कुलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ डाउट है तो पूछो यार। कोई डाउट है और तो पूछ सकते हो आप। सर केस स्टडी भेज देना। क्या हो गया? सर केस स्टडी भेज देना। हाँ हाँ, केस स्टडी आज अपन कुलम्स लॉ के केस स्टडी भेजता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यस सर। चलो ओके यार।